हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास है भारतीय कला व संस्कृति से। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भारतीय कला संस्कृति से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रसिद्ध नगर और उनके चर्चित उपनाम। कुछ प्रसिद्ध नगर होंगे, उसके बाद उनके चर्चित उपनाम होंगे। तो उनमें सबसे पहले लखनऊ। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत, नफासत का शहर भी बोला जाता है। वैसे वाराणसी को घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर या पंडों का नगर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आगरा का ताजमहल, जिसको इसको ताज नगरी, पेठा नगरी, आगरा को किस नाम से? ताज नगरी, पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गोरखपुर को गोरखधाम, नाथ नगर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मथुरा को कृष्णा नगरी, पेड़ों का नगर, पंडों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन, फिरोजाबाद को चूड़ी की नगरी या सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद को बर्तनों का शहर, पीतल की नगरी, मलिहाबाद जो आमों के लिए फेमस है, आमों का नगर के नाम से जाना जाता है। गाजियाबाद को उद्योग नगरी, छोटा दिल्ली या भारत का बच्चा भी बोला जाता है। अयोध्या को राम नगरी, राम भूमि स्थल, तीर्थनगर, कन्नौज खुशबू का शहर, इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। ये ताले के लिए बहुत ही फेमस है। बरेली को सुरमा नगरी, नाथ नगरी, बास बरेली के नाम से जाना जाता है। वैसे कानपुर उद्योग नगर, चर्म नगर, क्योंकि यहाँ पे चमड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर पूछा जाए तो यूपी का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है कानपुर। कानपुर में साबुन की फैक्ट्री, चमड़े के उद्योग सबसे ज़्यादा हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। तो कानपुर उद्योग नगर, चर्म नगर के नाम से जाना जाता है। मेरठ को क्रांति नगर किस लिए बोला जाता है? क्योंकि 1857 की क्रांति यहीं से आरंभ हुई थी। कैची नगर के नाम से जाना जाता है। रामपुर को चाकुओं का नगर या नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। वैसे जौनपुर को सिराज हिंदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे कला एवं संस्कृति का अवलोकन। सबसे पहले देखिए, प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड और भोजपुरी क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। प्रदेश में स्थापत्य कला जो कि मैंने अभी बताया था, अभी मैं बात करने वाली थी, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। आगरा का ताजमहल, आगरा पेटा नगरी के नाम से बोलना था। तो प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने प्राप्त होते हैं मौर्य काल के, जैसे कि सारनाथ। सारनाथ में क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक के स्तंभ, ये अशोक के स्तंभ से क्या लिया गया है? हमारा राष्ट्र चिन्ह। और राष्ट्र चिन्ह क्या है? वो जो तिरंगे में जो 24 तिल्ली वाला जो सीन है बीच वाली पट्टी पर, जो सफ़ेद पट्टी पर है, वो कहाँ से लिया गया है? वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो अशोक किस वंश के शासक थे? ये मौर्य वंश के शासक थे। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। तो मौर्य काल के सारनाथ कौशाम्बी। वैसे ही कुशीनगर, कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में आपको बौद्ध स्थापत्य है, जो कि चीन, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सभी की स्थापत्य कला का संगम मिलता है। कहाँ पर? कुशीनगर में।
मंदिर निर्माण कला कहाँ से विकास हुआ? मंदिर निर्माण कला का विकास कहाँ से हुआ? गुप्त काल से। नेक्स्ट आगे देखिए, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं ज़्यादा देवगढ़। देवगढ़ में क्या है? दशावतार मंदिर। झांसी, भीतरगांव, कानपुर और भीतरी गाजीपुर में है। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 शैलियां प्रमुख है। सबसे पहले देखें, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, मैंने भी बता दिया आपको। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 शैलियां प्रमुख है, सरकी और मुगल शैली, जो कि कहाँ है? आगरा में देखने को मिलती है। तो ये मध्यकाल में सबसे पहले क्या है? प्राचीन काल, फिर क्या है? मध्यकाल, और उसके बाद आधुनिक काल। अभी मैं किस काल की बात कर रही हूँ? मध्यकाल की। तो मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 शैलियाँ कौन कौन सी है? एक शर्की शैली और दूसरी है मुगल शैली प्रमुख है। मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो, जिनको खड़ी बोली के जनक कहा जाता है, वाजिद अली शाह, कौन थे? लखनऊ या अवध के शासक, तानसेन, बेजू बावरा, हुसैन सरकी आदि हैं। तो मध्यकाल के प्रमुख संगीतकारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये सभी मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी? मुगल कला चित्रकला शैली की नींव रखी थी हुमायूं ने, और उसके बाद इसको आगे किसने बढ़ाया? जहांगीर ने। जो चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को, क्योंकि चित्रकला होते होते कहाँ पर पहुंच गई थी? चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी जहांगीर के काल तक। आगे देखिए, सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना किस मस्जिद में है? किस मस्जिद में देखने को मिलता है? अटाला मस्जिद में। और अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में स्थित है। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल है, और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। कब बनवाया था? 1632 में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आधुनिक काल में स्थापत्य कला की प्रमुख शैली लखनऊ शैली को माना जाता है। और इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें संस्कृति के भाव अधिक दिखाए गए हैं। तो संस्कृति के भाव किस में दिखाए गए हैं? लखनऊ शैली में। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़े इमामबाड़ा का हॉल है। और ये कब बना था? ये बना था 1784 में। किसने बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा? अशफाकुल्ला खान ने। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक किनको माना जाता है? असित कुमार हलदार को। वाजिद अली शाह के काल में जो लोकप्रिय हुई वो कौन सी गायन शैली है? ठुमरी गायन शैली। अब इस ठुमरी गायन शैली के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वाजिद अली शाह के दरबार में सबसे पहले देखिए, वाजिद अली शाह कहाँ के शासक थे? तो ये थे अवध के शासक। और इनके दरबार में कौन थे? बिंदादिन। बिंदादिन कथक करने में माहिर थे, और कोदो सिंह पखावज बजाते थे। अगर क्वेश्चन आएगा कि वाजिद अली शाह के दरबार में
नृत्य गायन कौन करते थे, नृत्य कथक कौन करते थे, तो बिंदा देवी। और पखावज, ये पखावज की फोटो मैंने अभी आपको दिखाई है, इसको बोलते हैं जो ढोलक जैसा है। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश जो किया था वो बिंदा दिन ने किया था। तो कथक जो नृत्य था उसमें जो ठुमरी गायन था उसको कौन लेकर आया था, उसको लेकर आए थे बिंदा देवी। और ये ठुमरी है क्या, ये संगीत में रस भरता है, रंग भरता है, भाव भरता है, और इसमें रस, रंग और भावों की प्रधानता है। तो संगीत में रस, रंग और भाव की प्रधानता देखने को मिलती है, उसी को क्या बोला जाता है, ठुमरी बोला जाता है। इसका समावेश किसने किया था, बिंदा दिन ने। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हमारा शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ और वाराणसी को माना जाता है। यहीं पर कथक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये जो घराने घराने लिखा हुआ है ना, घराने कई जगह आएगा तो समझो यहाँ पर एक घर टाइप का इनका बन गया है जहाँ पर इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो महत्व दिया जाता है यानी कि इनका घर बन गया है, घर टाइप से। आगे देखिए, अमीर खुसरो ने कव्वाली, कव्वाली किसकी देन है, अमीर खुसरो की। तराना, कोलक लवाना शैलियों की खोज की। अगर पूछा जाए कव्वाली किसकी देन है, तराना किसकी देन है, कोलक लवाना शैलियाँ किसकी देन है, इसकी खोज किसने की, अमीर खुसरो ने। तबला व सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने। मंदिर में संगीत रचना की शुरुआत की थी वल्लभाचार्य ने। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के लिए। अब ये ध्रुपद गायन क्या है, ये भी एक गायन की शैली है। तानसेन, बेजू बावरा, गोपाल शिष्य किसके थे, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। अकबर के दरबारी कौन थे, तानसेन। पारंगत किस में थे, राग दीपक और वीणा वादन में। बेजू बावरा पारंगत थे राग मेघ में। अब ये राग मेघ क्या है, ये कब गाया जाता है, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बड़े ख्याल का परिवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी ने। बड़ा ख्याल ये भी गायन की शैली है, इसी में परिवर्तन किसने किया, हुसैन सरकी ने। और ये कहाँ के शासक, जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, 13 आकाशवाणी केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं, 3 दूरदर्शन केंद्र हैं। राज्य में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत कब से हुई, 1975 से शुरू हुई, और कहाँ से, लखनऊ में। भारत की पहली बोलती फिल्म, अब टेलीविज़न सेवा की शुरुआत बोला गया है इसमें। मतलब सबसे पहले क्या था कि पहले क्या होता था कि टेलीविज़न तो बन गए थे लेकिन उसमें कुछ आता नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं दिखाने के लिए, कोई दूरदर्शन नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब ऐसे ही लाइनिंग से चलती रहती थी, कुछ सिनेमा आप देख नहीं सकते थे। मतलब टेलीविज़न बन गया लेकिन उसमें कुछ देखने को नहीं था। तो इसमें क्या है कि 1975 से लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई, और इसकी सेवा जो चालू हुई थी वो 1975 से चालू हुई थी। पहले इसको नाम दिया गया था टेलीविज़न इंडिया, यानी कि इंग्लिश नाम था इसका टेलीविज़न इंडिया। और बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया 1975 में, 1975 में इसको नाम दिया गया था दूरदर्शन। क्या नाम दिया गया था, दूरदर्शन। भारत की पहली बोलती फिल्म आलामारा के निर्देशक थे वीपी मिश्रा, जो कि कहाँ से थे, देवरिया से। बोलती फिल्म क्यों थी, क्योंकि इसमें आवाज़ थी, बाकी सब गूंगी फिल्में थी, मतलब कि बोलती नहीं थी, केवल इशारों वाली फिल्में थी, कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश में एवं फिल्म विकास परिषद, ये एक संस्था है, फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 2001 में हुआ। लखनऊ के महान गायक मियाँ शोरी ने टप्पा गायकी शैली प्रचलित की। तो टप्पा गायकी शैली किसने प्रचलित की, जो पंजाब की हीर शैली गायकी पर आधारित है। किसने, मियाँ शोरी ने। जौनपुर के सुल्तान
हुसैन सरकी ने बड़ा ख्याल जैसी नई गायन शैली का आविष्कार किया था, अभी बताया था। बड़ा ख्याल गायन शैली का आविष्कार किसने किया? हुसैन सरकी ने। महान गायक एवं संगीतक तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी को एक नया रूप दिया। इसका आविष्कार किया हुसैन सरकी ने, और तानसेन के जो दामाद थे हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी को नया रूप दे दिया। आगे देखिए, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको कहा जाता है? उस्ताद फयाज खां को। रामपुर के संगीतक वजीर अली खां को वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग करके सैन्य घराना जैसे संगीतक घराने को जन्म दिया। यानी कि रामपुर के जो संगीतक हैं वो कौन है? वजीर अली खां। और ये वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग किया इन्होंने, और सैन्य घराना जैसे संगीत घराने को जन्म दिया। पंडित राम सहाय किशन महाराज और कंठे महाराज क्या है? तबला वादक हैं। अगर क्वेश्चन आए पंडित राम सहाय कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? किशन महाराज ये सब तबला बजाते हैं, तबला वादक के लिए। तबला सम्राट पंडित समता प्रसाद मिश्र को माना जाता है। ये हिंदुस्तानी शैली के बनारस घराने से है। इनका संबंध किससे है? हिंदुस्तानी शैली के बनारस घराने से। आगे देखिए, उदय शंकर और गोपी कृष्ण चौबे बनारस घराने के नर्तक हैं। क्वेश्चन आएगा, उदय शंकर गोपी कृष्ण किस घराने से हैं? बनारस घराने से। और क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। बनारस घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सितार वादक कौन है? भारत रत्न पंडित रविशंकर महान सितार राग और उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य हैं। तो बनारस घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, और महान सितारक उस्ताद अलाउद्दीन खां के ये शिष्य थे। रोशन आरा गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी किराना घराने के हैं, और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान मुमताज खान बनारस घराने के हैं। आगे देखें, इटावा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। इटावा घराना यानी इटावे से सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। किराना घराने के लिए गंगूबाई हंगल को 2002 में क्या मिला? पद्म विभूषण मिला था। गंगूबाई हंगल को कब मिला पद्म विभूषण? 2002 में। पखवाज वादक कदौ सिंह को लखनऊ घराने के थे। पखावज वादक शंभू महाराज बनारस घराने के थे। टप्पा शैली की मीठी आवाज वाली जानकी बाई, जिनको 56 छुरी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ की थी? इलाहाबाद की थी। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया एवं रघुनाथ सेठ इलाहाबाद के थे। ओंकार नाथ ठाकुर और डॉक्टर इन राजम वायलिन वादक थे। यहाँ पर मैंने सभी के मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस हैं, ये जो तबला वादक थे, बांसुरी वादक थे, सितार वादक थे, सबके बारे में बताया। और कौन किसके जनक थे, किसने किसका आविष्कार किया, ये भी मैंने बताया। भारतीय कला संस्कृति के बारे में मैंने जो भी बताया है, इसमें आप इसको 1-2 बार देखोगे वीडियो को तो आपको रट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और इससे पहले मैंने जो भी बताया था कि प्रसिद्ध नगर, उनके चर्चित उपनाम, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच।